दूल्हे के लिबास में आगोश अब तक लिविंग हॉल में आ चुका था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। वहीं आगोश के आने पर वहां का माहौल पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया था। शिवन्या के दादाजी ने आगोश के दादाजी से पूछा, क्या बात है सूर्यभान जी, यहाँ पर कोई मेहमान नजर नहीं आ रहे क्या? लेकिन वो इससे आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही आगोश ने बीच में कहा, दादा ससुर जी, जब दूल्हा यहाँ है, दुल्हन यहाँ है, पंडित जी हैं और आशीर्वाद देने के लिए चंद घर वाले भी, तो फिर बाहर के लोगों का क्या काम? और वैसे भी आपकी पोती की जिंदगी का जो तमाशा होने वाला है उसे देखने के लिए आप लोग ही काफी हैं। हाँ, जब मेरा मन करेगा तब ये तमाशा पूरी दुनिया भी देख पाएगी, लेकिन तब तक आप ये एंजॉय कीजिए। अपनी बात पूरी करते ही आगोश ने शिवन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और खींचकर उसे अपने साथ मंडप में ले आया। दोनों मंडप में बैठ गए थे और पंडित जी ने मंत्र बोलना भी शुरू कर दिया था। इस बीच लगातार शिवन्या की आंखें दरवाजे पर ही गरही हुई थीं, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। ऐसे ही काफी वक्त बीत गया। अब तक ऋषि वहां तक नहीं पहुंचा था, जिसे देखकर शिवन्या काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे और कांप रहे थे। उसकी नजर दरवाजे से हट ही नहीं रही थी। उसे इस तरह दरवाजे पर टकटकी लगाए देख आगोश ने धीरे से उसके कानों में कहा, क्या हुआ, तुम्हारा मैसेज मिलने के बाद भी नहीं आया वो? अरे अरे अरे, कितनी बुरी बात है। इतना कहते ही आगोश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसकी बात सुनते ही शिवन्या के होश उड़ गए। वो आंखें फाड़कर आगोश की तरफ देख रही थी। ये देख वो बोला, क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता है? तुम्हें क्या लगा तुम ब्यूटिशियन के पास से उसका फोन लेकर अपने उसे आशिक को मैसेज करोगी, उसे कॉल करने की कोशिश करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? माय डियर वाइफी, मेरी इजाजत के बगैर अब तुम सांस भी नहीं ले सकती। कॉल करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हमारी शादी में तुम्हारा वो लवर जरूर मौजूद होगा। आगोश अग्निहोत्री अपने वादे का पक्का है। अगर वो कभी कोई वादा करता है तो उसे पूरा भी करता है। उन दोनों की बातें चल ही रही थीं कि इतने में पंडित जी ने जोर से कहा, अब वर की बहन आकर वर वधू का गठबंधन कर दे। मंडप के पास ही जहां आगोश का पूरा परिवार खड़ा हुआ था, वहीं पर दो लड़कियां भी खड़ी हुई थीं, जिनकी उम्र करीब 19-20 साल होगी। एक ने ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था और दूसरी ने पिंक कलर का। ये है आगोश अग्निहोत्री की दोनों बहनें, सिया अग्निहोत्री और अविशा अग्निहोत्री। सिया दिखने में काफी भोली, मासूम और क्यूट लड़की थी, जबकि अविशा को देखते ही मालूम पड़ता था कि उसे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है और काफी बिगाड़ा गया है। सिया घर में सबकी लाडेली थी और वो भी सबसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अविशा सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जैसे ही सिया आगे बढ़कर आगोश और शिवन्या का गठबंधन करने वाली थी, तभी अविशा ने एक हाथ से उसे रोक दिया और बोली, तुमने सुना नहीं? पंडित जी ने कहा गठबंधन बहन करेगी। अविशा की बात सुनकर सिया ने अपने कदम पीछे हटा लिए। आगोश की मां विशाखा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी पलकें झटक दी। सिया समझ रही थी कि उन्हें अविशा के इस बिहेवियर से बुरा लगा होगा, इसलिए उसने बिना कुछ कहे ही उनका हाथ थामकर एक हल्की सी मुस्कुराहट दे दी। कुछ ही देर में अविशा ने आगोश और शिवन्या का गठबंधन कर दिया, जिसके बाद पंडित जी ने उन्हें फेरों के लिए खड़े होने के लिए कहा। आगोश को पता चल था कि शिवन्या ने ऋषि को मैसेज किया था, इसलिए शिवन्या की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी कि ऋषि वहां कर इस शादी को रोक लेगा। भारी मन और आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए शिवन्या आगोश के पीछे पीछे चलकर फेरे ले रही थी। 7 फेरे पूरे होने के बाद आगोश ने शिवन्या की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहना दिया। शादी खत्म होते ही उन दोनों ने सबसे आशीर्वाद लिए। इसके बाद आगोश ने अपने असिस्टेंट की तरफ कुछ इशारा किया। वो असिस्टेंट कुछ ही देर में ऋषि को लेकर वहां आ गया। ऋषि को वहां देखते ही शिवन्या ने उसकी तरफ आगे बढ़ने को हुई, लेकिन उसके लहंगे का दुपट्टा आगोश की शेरवानी के शॉल के साथ बंधा हुआ था, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई। तभी आगोश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बीवी, अब तुम मेरे साथ एक कभी न टूटने वाले बंधन में बंध चुकी हो। आगोश ने शिवन्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर ऋषि के सामने आकर खड़ा हो गया। ऋषि की आंखों में इस वक्त गुस्सा था।
गुस्से के मारे उसकी आंख लाल हो चुकी थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिवन्या इस गिल्ट में थी कि उसने ऋषि को धोखा दिया था, इसलिए वो ऋषि से नजरें तक नहीं मिल पा रही थी। अचानक ही ऋषि ने आगोश का कॉलर पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा आगोश अग्निहोत्री। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिवन्या से शादी करने की? शिवन्या मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। लेकिन ऋषि इससे आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही आगोश के बॉडीगार्ड ने ऋषि को घेर लिया और उसके सर पर बंदूक रख दी। अपने आप को छुड़ाकर आगोश ने अपने कपड़े ठीक किया और बोला, करेक्शन मिस्टर मजनू, वो तुम्हारी थी, अब वो मेरी है। मेरी लीगली वेरिड वाइफ मिसेस शिवन्या आगोश अग्निहोत्री। आगोश के बॉडीगार्ड ने ऋषि को पकड़ रखा था। तभी आगोश ऋषि के पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से तुम आगोश अग्निहोत्री को हरा दोगे और वो बस देखता रह जाएगा? अब तुम्हें पता चलेगा कि आगोश अग्निहोत्री हमेशा नंबर 1 क्यों रहता है। तुम्हारी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो अब मेरे पास है। अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। शिवन्या को दूर से सुनाई नहीं दे रहा था कि आगोश ऋषि से क्या कह रहा था। आगोश की बातें सुन ऋषि ने एक नजर शिवन्या की तरफ देखा, जिसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और जिसके गले में मंगलसूत्र था। गुस्से में तिलमिला रहे ऋषि ने शिवन्या से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था शिवन्या कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी। तुम इस आदमी से शादी कर लोगी, जबकि तुम्हें पता है कि ये मेरे और मेरी फैमिली का कितना बड़ा दुश्मन है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। प्यार के इतने दावे किए थे तुमने मुझसे, कितने ही वादे किए थे और एक पल में सब तोड़ दिए। शिवन्या उसकी बातों का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही आगोश ने बीच में कहा, कम ऑन यार मजनू, आज तो हमारी शादी की पहली रात है। इस तरह ये बोरिंग बातें करके हमारा मूड खराब मत करो। हमें कंग्रेचुलेशन विश करो ताकि अब हम अपने कमरे में जा सके और अपनी शादी की पहली रात एंजॉय कर सके। अगले ही पल आगोश ने अपने सर से सेहरा उतरा और शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से अपने से साथ ले जाने लगा और जाते जाते बोला, तमाशा खत्म। अब आप सब अपने अपने कमरे में जा सकते हैं और रजावत परिवार अपने घर वापस जा सकता है। आगोश का कमरा। अब तक रात हो चुकी थी। आगोश शिवन्या को जबरदस्ती अपने साथ अपने कमरे में ले आया और कमरे के अंदर आते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। शिवन्या ने गुस्से में अपना हाथ आगोश के हाथों से छुड़ाया और वापस दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी आगोश ने फिर से शिवन्या को अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर पर हाथ रख उसे खुद से चिपका लिया। कहाँ जा रही हो बीवी? अपना नया कमरा पसंद नहीं आया तुम्हें? वैसे अब पूरी जिंदगी तुम्हें इसी कमरे में रहना है, तो इस कमरे की आदत डाल दो। शिवन्या ने अपनी पूरी ताकत से आगोश का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि शिवन्या चाहकर भी उसे आजाद नहीं हो पा रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे साथ एक कमरे में रहने से तो बेहतर है कि मैं अकेली किसी सड़क पर रह लूं। आज तुमने ठीक नहीं किया। तुम मुझसे शादी तो कर ही चुके थे ना, जोर जबरदस्ती से, धमकाकर, ब्लैकमेल करके। तो फिर ऋषि को यहाँ बुलाकर हम दोनों के जले पर नमक छिड़क कर क्या साबित करना चाहते थे तुम? आगोश ने बेचारा सा चेहरा बनाते हुए कहा, ये बड़ी गलत बात है बीवी। एक तो मैंने तुम्हारी विश पूरी की, तुम ही चाहती थी ना कि वो इस शादी में आए। हाँ, जानता हूँ तुम इसलिए चाहती थी कि वो आकर तुम्हें यहाँ से मुझसे बचाकर ले जाए, लेकिन शायद तुम एक बात भूल रही हो कि तुम्हारा पति कोई मामूली इंसान नहीं, आगोश अग्निहोत्री है। और आगोश अग्निहोत्री जो खेल खेलता है उसमें सिर्फ वही जीतता है। चलो अब चुपचाप जाकर अपने कपड़े बदल लो और अच्छी बच्ची की तरह आराम से सो जाओ। शिवन्या ने गुस्से में उसे आंखें दिखाते हुए कहा, ना ही मुझे चेंज करना है, ना ही मुझे सोने जाना है। मुझे इस कमरे से बाहर जाना है, अभी के अभी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। इस बार शिवन्या ने आगोश को थोड़ा सा पीछे धक्का दिया, जिसकी वजह से आगोश का बैलेंस बिगड़ गया और वो 2 कदम पीछे चला गया। लेकिन शिवन्या कमरे से बाहर जा पाती उससे पहले ही आगोश ने जोर से अपना हाथ दरवाजे पर पटका और शिवन्या को दरवाजे से सटाकर जबरदस्ती उसके ऊपर हावी होते हुए कहा, अपने आप कपड़े बदलने जा रही हो या फिर चाहती हो कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करने में तुम्हारी कोई हेल्प करूं?
वैसे अगर तुम ये चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगोश के चेहरे की उस डेविल स्माइल को देखकर शिवन्या को बहुत चिढ़ मच रही थी कि तभी अचानक आगोश ने शिवन्या के सर से उसके शादी के जोड़े का दुपट्टा हटा लिया और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। अचानक आगोश की इस हरकत से शिवन्या थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही आगोश ने धीरे से अपना हाथ उसकी पीठ पर घुमाया और उसके ब्लाउज की डोरी को खोल दी। आगोश के छूने से मानो शिवन्या के पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही थी। ये पहली बार था कि कोई आदमी शिवन्या के इतने करीब था। हालांकि शिवन्या और ऋषि दोनों एक दूसरे को 1.5 साल से डेट कर रहे थे, लेकिन कभी शिवन्या ने ऋषि को कभी उसकी हद पार करने नहीं दी थी। जैसे जैसे आगोश आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे शिवन्या की सांसें तेज होती जा रही थीं और उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। वही आगोश धीरे धीरे अब शिवन्या के कंधे की तरफ झुक रहा था। अब शिवन्या बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि आगोश मजाक नहीं कर रहा था। अगर उसने खुद अपने कपड़े नहीं बदले तो आगोश उसके कपड़े बदल देगा। आगोश के होंठ शिवन्या के गर्दन तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी शिवन्या ने उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया और कहा, एम मैं अपने कपड़े खुद बदल सकती हूँ। शिवन्या की बात सुन आगोश थोड़ा सा पीछे हटा और शिवन्या के मासूम से चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा। शिवन्या की आंखें रोने से लाल हो चुकी थीं, जिसकी वजह से वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। आगोश मुस्कुरा दिया और उसके कान के पास जाकर बोला, गुड गर्ल वाइफी। आगोश शिवन्या के कान के इतने पास था कि उसकी सांसें शिवन्या अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थीं, और जिस सेडक्टिव आवाज में आगोश ने उसके कान में ये कहा था, शिवन्या के रोंगटे खड़े हो गए थे। आगोश ने शिवन्या को ऋषि के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी क्यों कहा था, और ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आगोश ने इस तरह शिवन्या से शादी कर ली थी? क्या वो ऋषि से कोई बदला लेना चाहता था, या फिर इसका शिवन्या से कोई ताल्लुक था? क्या आगोश अग्निहोत्री जैसे डेविल इंसान के साथ शिवन्या अपनी पूरी जिंदगी बिता पाएगी, या वो बदल कर रख देगी आगोश के दिल दिमाग को? जब शिवन्या ने आगोश की बात नहीं मानी तो आगोश ने खुद उसके कपड़े धीरे धीरे उतारना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने शिवन्या के सर पर जो दुपट्टा था वो निकला, और उसके बाद उसका हाथ धीरे धीरे शिवन्या के ब्लाउज की तरफ बढ़ रहा था। आगोश की इस हरकत से परेशान शिवन्या अपने कपड़े बदलने के लिए वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब वो कपड़े बदलकर बाथरूम से बेडरूम में आई तो उसने देखा कि बेडरूम पूरा खाली था। बिस्तर भी लग चुका था, लेकिन आगोश वहां पर कहीं भी नहीं था। शिवन्या ने यहाँ वहां हर जगह आगोश को देखने के लिए नजरें घुमाई, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला। ये देख उसने एक रात की सांस ली। लगता है गब्बर खुद ब खुद इस कमरे से बाहर चला गया। चलो अच्छी बात है, कम से कम रात तक सुकून से गुजरेगी। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि इस गब्बर के साथ एक छत के नीचे एक कमरे में कैसे रहूंगी। जब शिवन्या ये सब बोल रही थी तभी उसे अचानक अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। जैसे ही वो मुद्दी उसके सामने आगोश खड़ा था। आगोश को अपने सामने देख शिवन्या काफी डर गई और 2 कदम पीछे चली गई। हड़बड़ाहट में उसका सर किसी चीज से टकरा गया। शिवन्या नीचे गिरने वाली थी। उसे पहले ही आगोश ने अपना एक हाथ आगे किया और उसके एक हाथ को पकड़ लिया। हवा में झूलती हुई शिवन्या ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली थी, इस डर में कि कहीं वो नीचे न गिर जाए। जब उसे एहसास हुआ कि वो हवा में ही लटकी हुई थी, तब उसने अपनी आंखें खोली और सामने आगोश को पाया। आगोश एक मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। हम तो क्या कहकर पुकारा था, अभी अभी तुमने मुझे डियर वाइफी। आगोश का सवाल सुन शिवन्या घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो क्या अभी यहाँ पर बसंती आई थी जो गब्बर को याद कर रही थी? आगोश ने जानबूझकर शिवन्या को टीज करने के लिए कहा। आगोश ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। ये देख शिवन्या और ज्यादा घबरा गई, लेकिन अगले ही पल आगोश ने मुस्कुराकर उसे ऊपर खींच लिया और कहा, वैसे मुझे लगता है कि ये नाम मुझ पर बहुत सूट करता है। खैर, ये सारी बातें तो अब जिंदगी भर चलती ही रहेगी। रात के 12 रहे हैं। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम जागरण जरूर कर सकती हो, लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है बीवी।
आगोश जाकर आराम से बिस्तर पर फेल कर लेट गया। ये देख शिवन्या ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम बेड पर सोओगे तो मैं कहाँ सोऊंगी? आगोश ने बेड की दूसरी साइड पर अपना हाथ डालते हुए कहा, इतना बड़ा बेड है जहाँ हम जैसे 1-2 लोग और अच्छे से फिट हो जा सकते हैं, तो तुम अगर चाहो तो यहाँ सो सकती हो, वरना घर से थोड़ी दूर पीपल का पेडिएच है ही। शिवन्या नासमझी में उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। तभी उसके मन की बात समझ आगोश बोला, ऐसे क्या देख रही हो जनरली डायन? चुड़ैले पीपल के पेड्स पर ही रहती है ना? ये बोल आगोश चुपके से मुस्कुराने लगा। शिवन्या ने एक तकिया उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, तुम्हें मैं चुड़ैल या डायन लगती हूँ? आगोश ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, नहीं, ऐसे तो तुम बहुत खूबसूरत हो। आगोश से तारीफ सुन शिवन्या उसे बद्दी बद्दी आंखों से और गुस्से से देखने लगी। तभी वो बोला, हाँ, लेकिन जब तुम ऐसे गुस्से से घूरती हो ना, तो चुड़ैल या डायन से कम भी नहीं लगती। हाँ, वेरी फनी, लेकिन एक बिस्तर पर, और वो भी तुम्हारे साथ कभी नहीं। शिवन्या ने गुस्से में नाक फुलाते हुए कहा। शिवन्या की बात सुन आगोश ने भी ऐसे ही रिएक्ट किया जैसे इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी, इतना बड़ा कमरा है, जो भी कोना पसंद आए वहां जाकर सो जाओ। खैर, मुझे अब बहुत नींद आ रही है। जब आगोश बिस्तर पर से बिल्कुल भी नहीं हिला तो शिवन्या पैर पटक कर एक तकिया लेकर जाकर काउच पर सो गई। उसने काफी कोशिश की, लेकिन वहां पर उसे नींद नहीं आई, इसलिए आखिरकार वो भी आकर बिस्तर की दूसरी साइड पर सिकुड़ कर सो गई। आधी रात के करीब 3 नात रहे थे जब अचानक शिवन्या की आंख खुल गई। उसे अपने आप पर कुछ भारी महसूस हो रहा था। जब उसने ठीक से अपनी आंखें खोली और यहाँ वहां देखा तो पाया कि आगोश का हाथ उसके कमर पर था और आगोश उसके चेहरे की बिल्कुल करीब। आगोश को अपने इतने करीब पाकर शिवन्या घबरा गई और वो जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज की वजह से आगोश भी घबराकर जाग गया और यहाँ वहां देखने लगा। क्या हुआ? सच में चुड़ैल देख ली क्या? जैसे ही आगोश ने आंखें खोली, शिवन्या ने उसका हाथ खींचकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, तुम्हारा हाथ मुझ पर क्या कर रहा था? और तुम मेरे इतने करीब कैसे आए? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बिना मेरी इजाजत के तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं है। भले ही तुम मेरे पति हो, लेकिन तुम मुझे नहीं छू सकते। आगोश ने उबासी लेते हुए कहा, और मैंने भी तुम्हें कहा था कि तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारे पति बनने के टैग की जरूरत नहीं है। वो मैं उसके बिना भी कर सकता हूँ। और हाँ, बाय द वे, मैंने तुम्हें नहीं छुआ। कितना झूठ बोल रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी अभी तुम्हारा हाथ मेरी कमर पर था और तुम मेरे चेहरे के इतने पास थे। इतने पास? शिवन्या ने उसके चेहरे के करीब जाकर आगोश को दिखाने की कोशिश की। और तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे नहीं छुआ? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो, न मुझे तंग करने के लिए। हाँ? शिवन्या लगातार बोले जा रही थी। इससे इरिटेट होकर आगोश ने कहा, हो सकता है कि गलती से नींद में मेरा हाथ यहाँ वहां चला गया हो। इसमें इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? गलती से नहीं, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशान करना चाहते हो। जब से मेरी जिंदगी में आए हो तब से मुझे परेशान किया जा रहे हो। पता नहीं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और अभी अभी जो कुछ भी तुमने किया वो भी तुमने जानबूझकर ही किया था। शिवन्या की बकबक से परेशान होकर आगोश ने अपनी आंखें बंद की। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और अगले ही पल वो शिवन्या के चेहरे के बिल्कुल करीब चला गया और जाकर उसने उसकी होंठों पर किस कर ली। अचानक आगोश की इस किस से शिवन्या बर्फ की तरह जम गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पिछले 2 सेकंड में उसके साथ क्या हो गया, और आगोश वो सिर्फ उसके होंठों पर किस करके रुका नहीं, उसने उसके होंठों के बाद गर्दन पर बाइट करना भी शुरू कर दिया। जब शिवन्या को थोड़े से दर्द का एहसास हुआ, तब जाकर उसे पता चला कि आगोश क्या कर रहा था। उसने आगोश को खुद से दूर तक धकेला और कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके मुंह से शब्द बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तभी आगोश ने कहा, बीवी, अगर आगोश अग्निहोत्री कुछ करता है ना, तो उसे कबूल करने में उसे कोई शर्म नहीं आती। और अगर मैंने कहा कि गलती से मैं तुम्हें टच किया था, तो इसका मतलब गलती से मैं तुम्हें टच किया था। और अगर तुमने मुझ पर वो इल्जाम लगाने की कोशिश की जो काम मैंने किया ही नहीं है,
तो फिर मैं उसे सच करके दिखा दूंगा। आगे से याद रखना, आज सिर्फ होंठों पर हल्की किसकी है, अगली बार पूरी सुहागरात मनेगी। ओके स्वीटहार्ट, नाउ गुड नाइट। शिवन्या आघोष की बात को सुन के शॉक में थी और ऐसे ही वो कब लेटे लेटे सो गई उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह शिवन्या जब उठी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल रात जो हुआ वो सच था या सपना। इसके बारे में ज्यादा ना सोचकर वो सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर नीचे हॉल में चली गई थी। इस वक्त विशाखा जी और दादी दोनों पूजा कर रही थीं। शिवन्या भी वहां आई और उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े। शिवन्या को वहां देख विशाखा जी और दादी दोनों बहुत खुश हो गई, लेकिन उन्हें शिवन्या के चेहरे की उदासी साफ दिख रही थी। पूजा खत्म होते ही दादी ने शिवन्या को प्रसाद देते हुए कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि जिन हालातों में तुम्हारी शादी हुई है, इस शादी को अपनाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरा विश्वास करो, आघोष बुरा लड़का नहीं है। वो भले ही बाहर से खुद को बहुत सख्त और क्रूर दिखाता हो, लेकिन अंदर से बहुत ही नरम और प्यारा है। उसका कोई फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। वो जो कुछ भी करता है उसमें कोई ना कोई बात छुपी हुई होती है। उन दोनों की बात सुन शिवन्या ने कहा, आई एम सॉरी दादी जी, लेकिन मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकती। जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया है, उसके बाद मैं उसे जैसे इंसान पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ। पहले उसने मेरे परिवार को डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया। उसके बाद सबके सामने मेरी बहन की बेइज्जती की और फिर जबरदस्ती मुझसे शादी की, जबकि वो जानता था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इसमें उसने मेरी क्या भलाई की। वो आपका खून है, आपका पोता है और आपका बेटा है, इसलिए आपको उसकी गलतियाँ, उसकी खामियां आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जो उसने मेरी जिंदगी के साथ किया है, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। दादी और विशाखा दोनों ही जानते थे कि शिवन्या के घाव गहरे थे और वो इतनी जल्दी इससे उभरने वाले नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। विशाखा जी ने शिवन्या के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अगर इस घर में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने आप को अकेला मत समझना, बेझिझक हमारे पास आ जाना। हमारे लिए तुम बिल्कुल हमारी बेटी अविशा और सिया जैसी ही हो। कुछ देर बाद प्रसाद लेकर शिवन्या जब वहां से अपने कमरे में जा रही थी, तभी अचानक उसने अविशा को सिया के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है ना सिया, मेरी चीजों से दूर रहा करो, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? और क्यों ये बार बार तुम जबरदस्ती अपने आप को मुझ पर थोपने की कोशिश कर रही हो? ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी कि हम दोनों बहनें नहीं हैं, तो फिर ये बेकार का ड्रामा मेरे साथ क्यों कर रही हो? और वैसे भी क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड है मेरी बहन होने का? अपने आप को देखो, एक तरफ तुम हो बिल्कुल बहन जी, ये दुपट्टा और ड्रेस पहनने वाली, और दूसरी तरफ मैं आज की लड़की। हमारा कोई मेल नहीं है। सो प्लीज ये बहन बहन की रट लगाकर मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। सिया चुपचाप अविशा की सारी कड़वी बातें सुन रही थी। उसने अपनी सफाई देने की भी कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती थी अविशा, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, मैंने सोचा। अविशा ने सिया को आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया और बीच में कहा, तुमने सोचा कि क्यों ना फिर एक बार मुझे उकसाओ और फिर घर में सबके सामने फिर एक बार ये साबित कर दो कि मैं हमेशा तुम पर चिल्लाती रहती हूँ और तुम बेचारी भोली भाली सी मेरी हर ज्यादती बर्दाश्त करती हो, ताकि तुम फिर से घर में सबके सामने महान बन जाओ और मैं हमेशा की तरह सबकी नजरों में बुरी बन जाऊं। यही चाहती हो ना तुम? आखिर ऐसा क्या था इन दो बहनों के बीच जो अविशा सिया से इतनी नफरत करती थी? अविशा ने ऐसा क्यों कहा कि सिया उसकी बहन नहीं थी? क्या दादी ने जो कुछ भी आघोष के बारे में कहा वो सच था? क्या इस शादी के पीछे का कोई ऐसा सच भी था जो आघोष शिवन्या से छुपा रहा था? क्या शिवन्या कभी भी अपना पाएगी आघोष और इस शादी को, और भुला पाएगी ऋषि को? प्रसाद लेने के बाद शिवन्या अपने कमरे में जा रही थी, तब उसने अविशा को सिया को डांटते हुए देखा। अविशा बिना वजह सिया को कुछ भी सुनाई जा रही थी, जिसे देख शिवन्या से रहा नहीं गया और वो वहां चली गई। ये सब क्या हो रहा है? अविशा, तुम सिया पर इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? शिवन्या ने थोड़े गुस्से में पूछा, जिसे देख अविशा ने बदतमीजी से जवाब दिया, ये लो, लगता है इस घर में सिया का एक और वकील आ चुका है। खैर, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिया,
तुम अगली बार से मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, समझी तुम? अविशा इतना सा जवाब देकर वहां से निकल गई। सिया, तुम ठीक तो हो? ये अविशा तुमसे इस तरह? शिवन्या सिया को कुछ पूछने ही जा रही थी कि तभी पीछे से आगोश की आवाज आई, सिया, तुम अपने कमरे में जाओ। शिवन्या जैसे ही मुड़ी, आगोश ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ था। आगोश को वहां देख सिया वहां से निकल गई। सिया के वहां से जाते ही आगोश भी शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कमरे में ले गया। कमरे में लाते ही उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और शिवन्या को वार्न किया, तुम्हें मेरे फैमिली मैटर्स में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरी बीवी हो और वही बनकर रहो। कोई और रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आगोश ने जबरदस्ती शिवन्या का हाथ पकड़ा हुआ था। पहले तो शिवन्या ने अपना हाथ छुड़ाया और फिर आगोश की आंखों में आंखें डालकर एक कदम आगे आकर उसके बिल्कुल करीब आकर बोली, सही कहा तुमने, तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी नौकर नहीं कि हर काम तुमसे पूछ कर करूंगी। तुम्हें ही शौक था ना मुझसे शादी करने का, तो अब भुगतो। आगोश को करारा जवाब देने के बाद शिवन्या क्लोजेट में चली गई। उसने कुछ कपड़े निकले और चेंज करने के लिए रूम में चली गई। आगोश शिवन्या को जाता हुआ देखता रहा। पहली बार था जब किसी ने आगोश से इतनी अकड़ कर बात की थी। आगोश की आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने मुट्ठियां भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। कुछ ही देर में शिवन्या तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकली। उसने इस वक्त रेड कलर का क्रॉप टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। वो बिल्कुल एक कॉलेज गोइंग गर्ल लग रही थी। उसे इस तरह देख कुछ पल के लिए आगोश की नजरें भी उस पर टिक गईं। शिवन्या आईने के सामने खड़ी हुई और उसने बाल बनाने शुरू कर दिए। आगोश बहुत ही ध्यान से शिवन्या को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। शिवन्या के काले लंबे बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे, वो हवा की वजह से लहरा रहे थे। शिवन्या के जिस्म से आ रही भीनी खुशबू उस पूरे कमरे को महका रही थी और आगोश उसकी खुशबू में डूबता चला जा रहा था। शिवन्या का ध्यान भले ही बाल बनाने में था, लेकिन वो जानती थी कि आगोश उसी को घूर रहा था। उसने बिना आगोश की तरफ देखे टॉन्ट मारते हुए कहा, मेरी खुशियों को तो नजर लगा ही चुके हो, क्या अब मुझे भी नजर लगाने का इरादा है? या फिर तुम्हारी नजर ही इतनी खराब है कि हर लड़की पर इसी तरह जाकर चिपक जाती है? शिवन्या की इस बात से आगोश होश में आया। शिवन्या की बात सुनते ही कुछ पल पहले शांत हुआ। उसका गुस्सा फिर से भड़क गया। वो गुस्से में शिवन्या के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही पर नहीं निकल आए तुम्हारे डियर वाइफी। वैसे भी अपनी ही बीवी को ताड़ने में कैसी शर्म। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? आगोश के इतने नजदीक आने पर शिवन्या के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सबसे पहले उसने आगोश के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन आगोश ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। शिवन्या ने गुस्से में आगोश का हाथ झटक दिया और उससे दूर जाते हुए बोली, शादी हुई है काला पानी की सजा नहीं जो इसकी वजह से अपनी पढ़ाई भी छोड़ दूं। कॉलेज जा रही हूं मैं। शिवन्या की बात सुन आगोश ने कहा, कॉलेज जा रही हो या फिर अपने आशिक ऋषि से मिलने जा रही हो? एक बात कान और दिमाग दोनों खोलकर समझ लेना वाइफी, मुझे धोखेबाज लोग पसंद नहीं है और उनका हश्र आखिर में कुछ अच्छा नहीं होता, तो मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। आगोश ने ये सब अपनी डीप और हस्की के वॉइस में कहा था। शायद उसकी ये बात सुनकर कोई भी इंसान डर जाता, लेकिन शिवन्या की आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि उसने आगोश को चैलेंज करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि धोखा देना सिर्फ तुम्हें आता है? तुम धोखा दे सकते हो, लेकिन कोई और तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। क्यों? और वैसे भी वो क्या है ना, धोखेबाजों को कभी वफा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो तुम भी मुझसे ये बेकार की उम्मीदें लगाना छोड़ दो। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। शिवन्या को लगा था कि उसकी बात सुनकर आगोश बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और कोई गलत कदम उठाएगा, लेकिन आगोश ने खुद को बहुत शांत रखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यू नो व्हाट वाइफी, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया ये करने के लिए। शिवन्या को आगोश की बात समझ नहीं आई। आगोश ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस पूरी दुनिया में तुम्हें धोखा देने वाला सिर्फ मैं एक ही हूँ? अगर ऐसी बात है तो आज मुझे तुम्हारा ये भ्रम तोड़ना होगा।
मेरे अलावा तुम्हारे कुछ करीबी लोगों ने भी तुमसे एक बहुत बड़ा सच छुपा कर रखा है। तुम्हारे अपने परिवार ने तुम्हें धोखा दिया है। शिवन्या बड़ी बड़ी आंखों से आगोश की तरफ देख रही थी। आगोश का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा था। शिवन्या को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन जिस तरह से आगोश ने अपनी बात कही थी वो झूठ भी नहीं लग रही थी। आखिरकार शिवन्या ने थोड़ा सा हकलाते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आगोश ने इससे आगे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकलने लगा। शिवन्या जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन आगोश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। शिवन्या असमंजस में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जाते हुए आगोश से कहा, अपनी बात पूरी करके जाओ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम झूठ बोल रहे हो ना? मेरा परिवार कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शिवन्या की बात सुन आगोश दरवाजे के पास रुक गया। उसने दरवाजा खोला और मुड़कर शिवन्या को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, ठीक है फिर, अगर उन पर इतना ही भरोसा है तो जाकर सिर्फ अपने दादाजी से इतना पूछ लो कि तुम्हारे 21वें जन्मदिन और 1000 करोड़ रुपयों का क्या रिश्ता है? तुम्हारे 21वें जन्मदिन के साथ कौन सा राज छुपा है? आई विश कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए, लेकिन उस जवाब से तुम्हारा दिल न टूटे। आगोश बड़े ही आराम से वहाँ से निकल गया। उसकी बात सुन यहाँ शिवन्या सोच में डूब गई। मेरा 21वां बर्थडे, 1000 करोड़ रुपए, ये क्या बोल रहा है? क्या सच में दादाजी ने मुझसे कोई राज छुपा कर रखा है? एक तरफ आगोश ने शिवन्या के मन में शक के बीज बो दिए थे, वहीं दूसरी तरफ ऋषि इस वक्त कॉलेज कैंटीन में बैठा हुआ था। उसने गुस्से में कांच के कप को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। ये शिवन्या अपने आप को समझती क्या है? वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है? मुझे धोखा देकर उसने उस आगोश से शादी कर ली। उसने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। ऋषि यही सोच सोच कर इरिटेट हो रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। उस मैसेज को देखते ही कुछ ही पल में ऋषि के चेहरे की इरिटेशन थोड़ी सी गायब हो गई। ऋषि ने कॉफी खत्म की और फोन लेकर वहां से चला गया। कुछ देर में ऋषि कॉलेज की पीछे वाली बिल्डिंग में था। ऋषि यहाँ वहां किसी को ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक हाथ ने ऋषि को अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। ऋषि ने भी अपने सामने खड़ी उस लड़की का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। काफी देर तक दोनों वहीं खड़े एक दूसरे को बेतहाशा चूमते रहे। करीब 20 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। ऋषि के साथ जो लड़की थी वो कोई और नहीं, शिवन्या की बहन तान्या थी। तान्या ने ऋषि को गले लगा लिया और उसके सीने पर अपना हाथ घुमाते हुए बोली, आई मिस्ड यू सो मच बेबी। पिछले 1 महीने से मैं तुमसे दूर थी ताकि मेरी उस आगोश के साथ शादी हो जाए, लेकिन तुम तो जानते हो कल क्या हुआ। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्म नहीं कर पाई। तुम तो जानते हो आगोश ने सबके फोन छीन लिए थे और घर का लैंडलाइन भी काट दिया था। ऋषि ने प्यार से तान्या के बालों को कान के पीछे लगाया और कहा, इट्स ओके बेबी, मैं समझ सकता हूँ। प्लान तो हम दोनों का ही फेल हो गया, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। हम उसे बदल नहीं सकते। हमें आगे के बारे में सोचना होगा। तान्या ने नासमझी में पूछा, आगे? आगे क्या? अब हम क्या कर सकते हैं? शिवन्या और आगोश की शादी हो चुकी है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, कर तो हम अभी भी बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को जी भर के प्यार करना चाहिए? पिछले 1 महीने से तुमसे दूर रहकर मैं बता नहीं सकता मैं कितना तड़प रहा था। ऋषि ने तान्या को खुद से चिपका लिया और उसके गले पर अपने होंठ रख दिए। तान्या के हाथ अपने आप ऋषि के बालों में चले गए। उसने भी ऋषि की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे बिना एक एक पल काटना मेरे लिए कितना मुश्किल था, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तो फिर देर किस बात की डार्लिंग? आई कांट वेट टू हैव यू। ऋषि ने तान्या का टॉप निकाल दिया और उसे वहीं फेंक दिया। तान्या ने भी ऋषि के शर्ट के बटन खोल दिए और उसकी शर्ट को उसके जिस्म से अलग कर दिया। कुछ देर में उस बंजर बिल्डिंग में तान्या की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। तान्या और ऋषि एक दूसरे में पूरी तरह से डूब चुके थे। यहाँ दूसरी तरफ अब तक शिवन्या कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो हर जगह ऋषि को ढूंढ रही थी। उसने ऋषि के सारे दोस्तों को ढूंढकर उनसे ऋषि के बारे में पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ऋषि कहाँ था। परेशान शिवन्या ने सारे क्लासरूम देख लिए,
लेकिन उसे ऋषि कहीं नहीं मिला। आखिरकार वो विवान के पास गई और उसने पूछा, विवान, तुमने ऋषि को देखा क्या? मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, ना ही वो मेरा कॉल पिक कर रहा है, ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ है? विवान ऋषि का बेस्ट फ्रेंड था। वो सब जानता था कि ऋषि इस वक्त कहाँ था और किसके साथ था। उसने जानबूझकर शिवन्या से कहा, शिवन्या, मुझे नहीं लगता अब तुम्हें ऋषि से मिलना चाहिए। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, फिर तुम उससे मिलकर क्या कर लोगी? प्लीज उस बेचारे के जले पर नमक मत छिड़को। शिवन्या बेचारी बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने विवान को समझाने की कोशिश की। मेरी बात समझने की कोशिश करो विवान, मुझे ऋषि से इसी बारे में बात करनी है। मैं उसे अपनी सिचुएशन समझाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ है? विवान ने शिवन्या के सब्र का इम्तिहान लेते हुए कहा, अभी तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन पता चल जाएगा तो तुम्हें बता दूंगा। शिवन्या उदास होकर वहां से चली गई। उसके जाते ही विवान ने ऋषि को मैसेज भेज दिया कि शिवन्या उसे ढूंढ रही थी। यहाँ कॉलेज की पीछे वाले बिल्डिंग में तान्या और ऋषि एक दूसरे में अभी भी डूबे हुए थे। दोनों को किसी बात का होश नहीं था। उस बंजर बिल्डिंग को दोनों ने अपना बेडरूम बना रखा था। वहां पर उनकी जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। दोनों इस वक्त एक मुलायम से गद्दे पर एक दूसरे को बहुत करीब से एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक ऋषि का फोन बजा। जब उसने फोन की तरफ देखा तो विवान का मैसेज था। विवान का मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, जिसे देख तान्या ने पूछा, क्या हुआ बेबी? ऋषि ने जवाब में कहा, विवान का मैसेज है, बेचारी शिवन्या मुझे ढूंढ रही है, माफी जो मांगनी होगी उसे, आखिर उसने मेरा दिल जो तोड़ा है। ऋषि की बात सुन तान्या का मुंह बन गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, अब उससे बात करके क्या फायदा? ऋषि ने फोन बंद करके साइड में रख दिया और फिर से तान्या के दोनों हाथ कसकर पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचते हुए बोला, फायदा तो बहुत है, लेकिन वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। फिलहाल तो मेरी भूख बढ़ती जा रही है। ऋषि ने फिर से तान्या को किस करना शुरू कर दिया। उसके हाथ तान्या की बॉडी के हर पार्ट को छू रहे थे। तान्या की अजीब अजीब आवाजें उस कमरे में गूंज रही थीं। करीब 2 घंटे बाद दोनों सेटिस्फाइड होकर उस कमरे से बाहर निकले। जाते वक्त ऋषि ने फिर से तान्या के गाल पर किस किया और कहा, मैं शिवन्या से मिलने जा रहा हूँ, और अगर तुम भी उससे मिलोगी तो बिल्कुल ऐसे दिखाना जैसे उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है और तुम बहुत उदास और नाराज हो। ठीक है, बाकी का प्लान मैं तुम्हें बाद में मिलकर समझाऊंगा। क्या करने की सोच रहा है ऋषि? क्या सच में शिवन्या के परिवार ने उससे कोई राज छुपाया है? क्या है शिवन्या के 21वें बर्थडे का राज?